गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम 2025 में आने वाले कक्षा 12वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का। ये देखिए आपका जैसे एग्ज़ाम में आएगा उसी पैटर्न में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक। ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, हर एक साल के बाद इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है यहाँ पर बोर्ड के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या देखिए, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद ये डोपिंग किसे कहते हैं, ये केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। डोपिंग यहाँ पर देखिए अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। जैसे हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं, अर्धचालक के बारे में बात करते हैं, अर्धचालक। तो यहाँ पर अर्धचालक जो है क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब इसमें क्या करते हैं अशुद्धियाँ मिलाते हैं, तो निज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए पी प्रकार के अर्धचालक में हम क्या करते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक में हम क्या करते हैं, पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। तो इस प्रकार देखिए जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, होल होते हैं, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे हमारा देखिए चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो ध्यान रखना है आपको, चुंबक वाला चैप्टर का है ना। तो चुंबकीय ध्रुवों पर इसमें नमन कोण, नति कोण, ये सब पूछा जाता है, जो हमेशा पूछा जाता है, हर साल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जहाँ पर हम क्वेश्चन इस तरह का डायग्राम है उसमें नमन कोण नति कोण में, तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखें जो चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान हमेशा क्या होता है, 90 अंश होता है, समकोण होता है। इसके बाद देखिए प्रकाश सेल को परिभाषित कीजिए। प्रकाश सेल, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, देखिए सोलर सेल के बारे में बात करते हैं। सोलर सेल में क्या होता है, सूर्य से प्राप्त एनर्जी को हम क्या करते हैं, सूर्य से प्राप्त एनर्जी को हम विद्युत एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल दे। ठीक है, लाइट एनर्जी को किस में बदल दे, सन एनर्जी को किस में बदल दे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दे, वही क्या कहलाता है, आपका प्रकाश सेल कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक ये देखिए, एक ऐसा दर्पण है ना, एक ऐसा गोली दर्पण, ठीक है, जिसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। तो ये आपका उत्तल दर्पण होता है ना, ये आपका अवतल दर्पण होता है। और एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा गोली प्रेस जिसके धंसे हुए भाग पर क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो ये आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और एक देखिए एक क्या होता है, समतल कांच की प्लेट के एक हिस्से पर क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो ये समतल दर्पण होता है। और ये जो समतल दर्पण होता है इन्हीं की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो रहा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन खंड ए, है ना। अब हम बात करेंगे देखिए खंड ब के बारे में। यहाँ पर खंड ब जो है क्या हो जाएगा, 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, खंड ब जो है 2 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 6 जो है संबंधन तार तांबे के बनाए जाते हैं, ठीक है, जो मोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संबंधन तार मीन्स एक दूसरे को जोड़ने वाला, संबंधन नाम से स्पष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए संबंधन तार। अब हम यहाँ पर किस में यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करेंगे, है ना, विद्युत परिपथ में यूज़ करेंगे। तो संबंधन तार बनाए जाते हैं मोटे तार के, है ना, क्यों, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। शायद मैं पिछले टॉपिक यहाँ पर बता दिया था कि यदि कोई तार मोटा है तो इसका प्रतिरोध कम होता है, और यदि कोई तार क्या है, पतला है, तो पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोटा तार है तो मोटे तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, और विशिष्ट प्रतिरोध कम होने के साथ साथ इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, नगण्य होगा।
ठीक है। अब प्रतिरोध नगण्य है मतलब इसकी चालकता क्या होगा, अधिक होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये बूस्टर का नियम भी हर साल पूछा जाता है ना। कभी कभी इसको सिद्ध करने के लिए भी दे दिया जाता है और कभी कभी 2 नंबर के इसकी परिभाषा में पूछा जाता है, ठीक है। तो बूस्टर के नियम के लिए हम क्या बात करेंगे, देखिए बूस्टर के नियम में हम क्या करते हैं, किसी पृष्ठ पर है ना प्रकाश को आपतित कराते हैं, तो प्रकाश जो है, प्रकाश के कुछ हिस्से का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है और कुछ हिस्से का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या बनता है, देखिए आपतन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपतन कोण जो बनता है तो माध्यम का अपवर्तनांक जो है क्या होता है, देखिए आपतन कोण की स्पर्शा के बराबर होता है। तो म्यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 IP, ठीक है। बूस्टर के नियमानुसार क्या होता है, देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण IP की स्पर्शा के बराबर होता है। ध्रुवण कोण जिसको IP को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण बोलते हैं, आई पोलराइजेशन, ठीक है। इनके बाद आपके पास क्या देखिए, मॉड्यूलन की गहराई, मॉड्यूलन की गहराई क्या देखिए, मॉड्यूलन। अब मॉड्यूलन होता क्या है, मॉड्यूलन जो है सिग्नल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब सिग्नल हमारे पास 2 प्रकार के होंगे, एक तरंग के फॉर्म में होगा, वेव के फॉर्म में, और एक पल्स के फॉर्म में होगा, है ना। तो मॉड्यूलन क्या है, देखिए जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दें और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रक्रियाएं यदि एक साथ होता है, यदि डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में, सॉरी ये एनालॉग सिग्नल है और ये आपका डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में मान लो कन्वर्ट हो रहा है सिग्नल, तो पहले जब होगा तो उसे हम बोलेंगे मॉड्यूलन, और जब उसी को फिर कन्वर्ट किया जा रहा है तो बोलेंगे वी मॉड्यूलन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया गया, देखिए यहाँ पर बोल दिया गया मॉड्यूलन की गहराई, है ना। तो वाहक तरंगों के आयाम में अपनी प्रारंभिक आयाम की अधिकतम परिवर्तन और वाहक तरंग के प्रारंभिक आयाम के अनुपात को मॉड्यूलन की गहराई कहते हैं। और इसे हम देखिए क्या डिनोट कर रहे हैं, देखिए म्यू बराबर, है ना, मॉड्यूलन की गहराई 1 होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और मॉड्यूलन का, है ना, मॉड्यूलन की गहराई जब 1 होता है तभी क्या किया जाता है, मॉड्यूलन को अच्छा माना जाता है। और म्यू बराबर कितना, MA, M जहाँ पर क्या होता है, मास होता है, और A जो होता है आपका एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, देखिए V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम अपॉन V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम, जिसे यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड, है ना, आपके पास AM अपॉन AC के फॉर्म में भी इसको डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, देखिए विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स, ठीक, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए विद्युत फ्लक्स, अब देखिए किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, फाई ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाई ई बराबर क्या होता है, देखिए E डॉट DS वेक्टर, है ना, E डॉट DS वेक्टर, जहाँ पर E जो होता है क्या होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, और DS क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जिस पृष्ठ से विलंबित गुजरते हैं विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका SI मात्रक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलाम होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलाम। चलिए इसके बाद क्या देखें, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए लॉरेंज बल जो है क्या होता है, किसी गतिमान चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल को, है ना, किसी गतिमान आवेश पर, है ना, यदि कोई गतिमान आवेश, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र और कोई आवेश यहाँ पर क्या है, मोमेंटम कर रहा है, गति कर रहा है ना, तो इस पर जो बल लगेगा, ठीक है, किस पर बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी गतिमान कण पर लगने वाले किसको,
बल को ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। यहाँ पर देखिए लॉरेंज बल का फार्मूला क्या है, F बराबर QVB। Q जो होता है आपका आवेश होता है, V जो होता है देखिए आपका आवेश क्या, मोमेंटम का मीन्स वेलोसिटी होगा, और B जो होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। V आपका वेलोसिटी, B जो आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इसके बाद देखिए आगे हम बात करेंगे। देखिए अब 3 नंबर के क्वेश्चन, बातें नहीं, 3 नंबर के क्वेश्चन, एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल में अंतर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, एनालॉग सिग्नल यह समय का सतत फलन है, समय के अनुसार ये देखिए एनालॉग सिग्नल ऐसे वेव के फॉर्म में ये चलता है, और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, पल्स के फॉर्म में चलता है ऐसे रुक रुक कर, है ना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 रहेगा तो ये देखिए उभरा हुआ, और यहाँ पर उभरा हुआ नहीं है उसको 0 मानेंगे, फिर 1, ठीक है। ऐसे बीच बीच में ये असतत फलन होता है, ठीक है। कौन सा, डिजिटल, और एनालॉग सिग्नल क्या होता है, सतत फलन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखिए, दूसरा जो है एनालॉग सिग्नल का, इसमें समय के साथ वोल्टेज या धारा के मान में परिवर्तन होता रहता है। ये देखिए पहले क्या हुआ, 0 से मैक्सिमम हुआ, फिर मैक्सिमम से 0, फिर है ना, फिर क्या हो गया, निगेटिव डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर 0 हो गया, फिर क्या हो जाएगा देखिए 0 से मैक्सिमम डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है ना। और इसमें क्या होता है देखिए, डिजिटल सिग्नल में इसमें वोल्टेज या धारा का 2 स्तरों में ही होता है, जैसे 0, है ना, जिन्हों हम क्या करेंगे 0 और 1 के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर गैप हो गया तो आपका क्या हो जाएगा 0, फिर ये पल्स बना लिया 1, ऐसे 0 और 1 के फॉर्म में। तो ये पल्स को 1 करेंगे और ये गैप है उसको 0, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें आधार 10 पर दशमलव संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं। इसमें आधार 10 पर क्या करेंगे, दशमलव संख्या पद्धति, और इसमें हम क्या करते हैं देखिए, डिजिटल सिग्नल में द्विआधारी संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है, द्विआधारी। अब यहाँ पर देखिए एनालॉग सिग्नल पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक परिपथ एनालॉग परिपथ होते हैं, और डिजिटल सिग्नल पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो होते हैं डिजिटल परिपथ होते हैं। जैसे आजकल डिजिटल घड़ी आ गया है ना, डिजिटल फ़ोन आ गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।